हेलो फ्रेंड्स रैपिड रिवीजन की सीरीज में आज हम लोग AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करेंगे। पहले सारे कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे, उसके बाद कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को कर करके देखेंगे। ठीक है, सॉल्व कर कर देखेंगे। केवल मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा कि ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। हम लोग क्लास में खुद सॉल्व करेंगे और आप लोग क्लास में साथ में लेकर जब आप ये वीडियो देखो तो मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग साथ में रजिस्टर लेकर बैठा करो, खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करा करो। टेलीग्राम में मैं क्लास का PDF डाल ही देता हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हम कंसेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग बहुत डिटेल में कंसेप्ट को समझना चाहते हो, एक एक का लॉजिक समझना चाहते हो, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो ज्यादा नहीं, मैंने 3 घंटे की एक वीडियो बना रखी है। सारे कंसेप्ट बड़े डिटेल में डिस्कस्ड है उसमें। मैं यहां पर लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। आप प्लीज उस वीडियो को देख लेना जिसको कंसेप्ट अच्छे से रिकॉल करने हो। ठीक है, बाकी हम लोग रिवाइज करते आइए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 21। हम लोग यहां पर देखिए AS21 में सब्सिडरीज की बात करते हैं, 23rd में एसोसिएट्स की बात करते हैं, 27 में ज्वाइंट वेंचर्स और AS14 में आता है अमेलगमेशन। ठीक है, ये देखिए आप कंसोलिडेशन की मैंने एक पिक्चर बना रखी है। ये पेरेंट कंपनी है, ये उसकी 3 सब्सिडरी है और ये मिलकर पूरी उनकी एक फैमिली हो गई। ठीक है, ग्रुप हो गया। ये सब्सिडरी कंपनी कहते किसको है? विच इज अ सब्सिडरी कंपनी। देखिए, इन विच द होल्डिंग कंपनी, जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बोर्ड को या फिर कोई और गवर्निंग बॉडी जो भी हो। देखिए, कंपनी के केस में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। अब किसी और केस में पार्टनरशिप फर्म है और कोई सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो भी उनकी गवर्निंग बॉडी होती हो, जैसे कंपनीज में BOD होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी गवर्निंग बॉडी या फिर कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती हो। ये पहली कंडीशन है। कैसे कंट्रोल करेगी? अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स उसकी मर्जी से अपॉइंट हो सकते हो, उसकी मर्जी से हट सकते हो, तो ये कंट्रोल करना हो गया। समझ में आई बात? मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अगर उस कंपनी के कहने से अपॉइंट होते हो और उस कंपनी के कहने से ही वहां से हटाए जा सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा कि कंपनी इज कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहली कंडीशन समझ में आई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? या तो ये कंडीशन हो, अदरवाइज कंडीशन क्या हो? आपके पास 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल हो उस कंपनी की। ठीक है, 50% से ज्यादा। सरकार भी तो ऐसी बनती है ना, 50% से ज्यादा से इसकी सीटें आ गई, वो ही सरकार बनाएगा, चाहे बाकी सीट्स आपकी नहीं है, लेकिन सारे डिसीजंस, क्योंकि जब मेजॉरिटी आपकी है तो आपकी ही चलेगी। इसका मतलब यही हो गया ना, शेयर कैपिटल में 50% से ज्यादा ओनरशिप आपकी है, तो बाकी लोग ओनर है भी तो भी कोई बात नहीं, चलनी तो आपकी है। मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। तो 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब एग्जाम्पल देखिए, A लिमिटेड के पास B लिमिटेड के 70% शेयर्स हैं, तो ये B लिमिटेड सब्सिडरी हो गई A लिमिटेड की। सेकेंड केस में इनडायरेक्टली का केस है, कहता है A लिमिटेड और B लिमिटेड। B लिमिटेड एक सब्सिडरी है किसकी? A लिमिटेड की। अब बात करते हैं C लिमिटेड। C लिमिटेड के देखिए, A लिमिटेड में C लिमिटेड के 30% शेयर्स हैं और B लिमिटेड के पास 25% शेयर्स हैं। A लिमिटेड के खुद के पास 30% और थ्रू सब्सिडरी कितने? 25%। 30 + 25 55% हो गए C के, तो C इज ऑल्सो अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ A लिमिटेड। आई बात समझ में? थर्ड में A लिमिटेड के पास D लिमिटेड के 49% शेयर्स हैं, देन D लिमिटेड इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ A लिमिटेड। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। MCQ आ सकता है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, क्या कंपनी किसी 2 कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। एक ऐसी कंपनी हो जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती हो, दूसरी ऐसी कंपनी हो जो 50% से ज्यादा शेयर्स लेके बैठी हो। तो मैं तो दोनों कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हूं और मेरे जो रिजल्ट्स होंगे वो उस वाले होल्डिंग कंपनी में भी कंसोलिडेट होंगे और इस होल्डिंग कंपनी में भी कंसोलिडेट होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लोगों को लगता है कि 50% से ज्यादा अगर एक के पास है तो दूसरे के पास ऑब्वियसली उससे कम होंगे, तो सब्सिडरी नहीं कहलाएगी। नहीं भाई, दूसरी कंडीशन भी तो है ना, कॉम्पोजिशन वाली। AS21 कहीं नहीं कहता कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। बस AS21 ये कहता है कि कोई भी एक्ट की वजह से आप अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो आपको फॉलो क्या करना पड़ेगा, रूल्स कौन से फॉलो करने पड़ेंगे जो AS21 में लिखे हैं। समझ में आई बात? AS21 किसी को नहीं कहता कि आप ऐसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, नहीं कहता। बस हाँ, ये जरूर कहता है अगर आप कहीं भी बना रहे हो, किसी भी
एक्ट की मजबूरी में आपको बनाने पड़ रहे हैं, आप इधर आइएगा, रूल्स यहाँ के फॉलो होंगे। यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा मैंने आपको बता रखा है कि कंसोलिडेशन होता क्या है। जैसे होल्डिंग कंपनी एक्स है और उसकी सब्सिडरी है वाई, दोनों की अलग अलग बैलेंस शीट है। एक्स में देखिए वाई लिमिटेड में इसने इन्वेस्टमेंट करी 100 रुपए की, ठीक है। अब वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट देखिए, वो तो इसको शेयर कैपिटल बनाएगी 100 रुपीज की, ठीक है। हम मान रहे हैं 100 की चीज 100 में ही खरीदी, नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ठीक है, मैंने बड़ी डिटेल में इसको 3 घंटे की वीडियो में डिटेल में समझाया है। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो जल्दी जल्दी वहां जाके देखिए। ये सब्सिडरी है वाई। अब इसके यहाँ शेयर कैपिटल, इसने 150 रुपए का लोन और ले लिया। इसके पास कितने रुपए हो गए, वाई के पास 250। इसने 250 में फिक्स्ड एसेट खरीदी 120 की, करंट एसेट ली 130 की, ठीक है। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रही होगी तो आप देखिए ये इन्वेस्टमेंट जो थी ना वाई लिमिटेड की, AS 21 क्या कहता है, इस पिटारे को आप खोल दो। आपने इन्वेस्टमेंट कहां करी, उस कंपनी में, तो वो कंपनी अब आपकी है, ठीक है। क्योंकि 100% शेयर्स है, वैसे भी 50% से ज्यादा है, मतलब वो आपकी कंपनी है। तो आपको दोनों की बुक्स को कंसोलिडेट कर कर दिखाना पड़ेगा, मर्ज कर कर दिखाना पड़ेगा। तो वो हम दिखाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, ठीक है। शेयर कैपिटल अपने वाली लिखनी है, हमने इन्वेस्टमेंट इसमें करी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब ये इसको हम दिस माइनस दिस कर कर दिखाएंगे। भाई या तो 100 लिख लो, वो तो लिखा ही था इन्वेस्टमेंट। अब इस 100 को हटाकर क्या लिख रहे हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और लायबिलिटी, ये तीनों चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं, अभी तक इन्वेस्टमेंट लिखा था, अब पूरी की पूरी बैलेंस शीट उठाकर ले आए, इन्वेस्टमेंट को हटा दिया, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट 600 प्लस 120, करंट एसेट 800 प्लस 130, लायबिलिटी 500 प्लस 150, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यहां से देखिए गायब हो गई ना। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का तरीका होता है। कंसोलिडेशन का प्रोसीजर क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप फॉलो करना होगा, हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना होगा, मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन, पहले ये समझेंगे हम। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना होगा, अभी समझते हैं क्या क्या होती हैं ये चीजें। फिर कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस निकालना होता है। फोर्थ स्टेप में आपको कंसोलिडेशन की अगर कोई एडजस्टमेंट्स गिवन है तो वो करनी होती है, जैसे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, डिविडेंड की कोई ये एडजस्टमेंट दे रखी हो, एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस, अगर कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन हो उसको एलिमिनेट करना, और अलाइनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग डेट्स को अलाइन करना, अगर अलग अलग डेट पे बुक्स क्लोज हुई हैं तो उसको अलाइन करके लेकर आना। ये सारी चीजें होती हैं स्टेप 4 में। स्टेप 5 में फिर क्या होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ये जो आपने ये मर्ज करके बनाए ना, प्लस कर करके यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, उसी तरीके से ये बनाए जाते हैं, ठीक है। ये 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। देखिए कैसे निकलता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सिंपल सी चीज, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी हुई है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, परचेज कंसिडरेशन। आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी तो आपको कितने की पड़ी। अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, जरूरी नहीं है सामने वाला 1 लाख के ही दे, 1 20 के भी खरीद सकते हो आप, हो सकता है आपने 80,000 के खरीदे हो। तो जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी वो यहां आ जाएगी, माइनस नेटवर्थ में शेयर कितना है आपका। नेटवर्थ में शेयर, पूरी नेटवर्थ नहीं, देखिए इस केस में तो पूरी 100% शेयर्स हमारे पास थे तो हम 100% नेटवर्थ लिख देंगे यहां पर। लेकिन अगर नेटवर्थ पूरी हमारे पास ना हो, पूरी हमारे पास नहीं हो, मतलब जैसे हो सकता है 80% शेयर्स हो, तब भी तो होल्डिंग कंपनी है हम। होल्डिंग कंपनी तो 50% से ऊपर पे शुरू हो जाती है, तो अगर 52 हो तो भी होल्डिंग है, तो 48% किसी और के पास है। तो इसमें शेयर इन नेटवर्थ, पूरी नेटवर्थ उठाकर नहीं लिख देनी यहां पर, हमें पूरा, हम पूरी कंपनी के मालिक तो है भी नहीं, हम तो केवल 52% के मालिक है। तो 52% शेयर ही माइनस करेंगे ना, फिर निकालेंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना आता है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। व्हाट इज दिस नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है असेट माइनस लायबिलिटी, या फिर शेयर कैपिटल में रिजर्व्स और सरप्लस मिला के, या तो असेट माइनस लायबिलिटी या फिर वो शेयर होल्डर फंड ले लो, मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने अभी आपको बताया ही। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब वो हिस्सा जो हम लोग होल्ड नहीं करते। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी में ही ये मैंने यहां पर 100 लिखा है। अब अगर शेयर कैपिटल 100 की जगह 120 होती, ठीक है, फिक्स्ड एसेट 120 की जगह 140 होती, ठीक है। हमने तो 100 रुपए लगाए लेकिन 20 रुपए किसी और के हैं,
और फिक्स्ड एसेट मैंने बदल दी 140 कर दी। तो अगर ये 140 होती तो आंसर 740 आता, ठीक है। और शेयर कैपिटल तो हमारी इतनी रहती। अब हमने देखिए गलती क्या करी है, हमने फिक्स्ड एसेट 740 लिख ली। क्या हमें 740 का पूरा हक है हमारा? नहीं, क्योंकि 20 रुपए तो किसने लगा रखे हैं? माइनॉरिटी वाले ने लगा रखे हैं। तो या तो ये होता कि हमने जितना परसेंट लगा रखा है, हमारी जितनी परसेंट होल्डिंग है, या तो हम फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, लायबिलिटी उतने परसेंट ही लिखते सारी। बट ऐसा नहीं किया जाता, कहा जाता है पूरा मर्ज कर दो 100%। ये होते हुए भी कि हम पूरे ओनर नहीं है, हम सब मर्ज कर देते हैं। अभी सब मर्ज करने में माइनॉरिटी वाला भी मर्ज हो गया, तो माइनॉरिटी की लायबिलिटी लिखी जाती है यहां पर, क्योंकि हमने उसको भी मर्ज कर दिया अपने साथ। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 20 रुपए का, तो वो यहां पर लिखा जाएगा। आई बात समझ में? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब वो हिस्सा जो हम होल्ड नहीं करते, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें मेरे को और बतानी है, ये जो गुडविल कैपिटल रिजर्व है ये कैलकुलेट कब होती है? डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस दिन कैलकुलेट करेंगे, ना आगे ना पीछे, ठीक है। जिस दिन आप बैलेंस शीट को कंसोलिडेट कर रहे हो उस दिन मत निकालने बैठ जाना गुडविल कैपिटल रिजर्व। किस दिन की निकलेगी? जिस दिन आपने एक्विजिशन किया था उसका, जिस दिन आप उसके होल्डिंग बने थे, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ गया। ये लायबिलिटी साइड पर दिखाया जाता है, नेट वर्थ का वो हिस्सा जो पेरेंट के पास नहीं है, जैसे 20%, अगर 80% होल्डिंग है तो। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे निकलते हैं वो समझते हैं। देखिए, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने साल के बीच में, जैसे साल है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल का 31 मार्च, हमने 1 दिसंबर को हम होल्डिंग बने सब्सिडरी के, ठीक है। तो 1 दिसंबर तक के जो प्रॉफिट्स होंगे उस कंपनी के, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के जो 1 दिसंबर तक के प्रॉफिट्स होंगे, क्या जब लास्ट में हम 31 मार्च को कंसोलिडेट कर रहे होंगे दोनों को, क्या हमें सारे प्रॉफिट कंसोलिडेट कर लेने चाहिए? जबकि आपको पता है आप कब बने हो ओनर? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को आप होल्डिंग बने हो उसके, तो 1 दिसंबर के बाद के प्रॉफिट पर हक आपका है ना। 1 दिसंबर से पहले तो आप उसके होल्डिंग नहीं थे, तो तब तक का तो नहीं है आपका हक। इस वजह से हमें जो प्रॉफिट्स में ऐड करना है वो पोस्ट एक्विजिशन करना है। प्री एक्विजिशन कैसे कर सकते हैं? किसी कंपनी में आप 1 साल बाद जाकर अगर आप किसी कंपनी में एक्विजिशन करके आओगे, ठीक है, एक होल्डिंग कंपनी बनोगे, तो उसके बाद से ही तो प्रॉफिट आपके होंगे, या आज से ही मैं उसको फोन करके कह दूं कि मेरे प्रॉफिट, जो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो वो मेरे हैं? कैसा तुक हुआ ये, ठीक है। जिस दिन हम एक्वायर कर रहे हैं उस दिन से प्रॉफिट हमारे होंगे, उसके पहले से नहीं होंगे। और आप ध्यान से सोचो, तो उसके पहले के जो प्रॉफिट है ना, उसके तो पैसे चुका के आए हैं हम। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब हमने 1 दिसंबर को एक्वायर किया, उसके पास गए कि हम आपके में 80% शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी 80% नेटवर्थ हम लेना चाहते हैं, तो नेटवर्थ उसने निकाली होगी उस दिन की कितनी है? असेट माइनस लायबिलिटी करा होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना। तो अगर हम एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट दे के आए, ना ज्यादा ना कम, एक बार वैसे लेते हैं, तो हमने वो तो एक्वायर जब किया है तो उसके पैसे हमने दिए रिजर्व्स एंड सरप्लस के, तो वो हमारा प्रॉफिट कैसे हुआ? उसकी तो कीमत चुका के आ रहे हो आप। समझ में आई बात? जिस दिन आप उससे खरीदने जा रहे हो उस दिन की तो वो पूरी कीमत लगाएगा, उस दिन तक का प्रॉफिट तो वो कहेगा देखो हम तो इतना कमाते हैं जी, आप उसके भी पैसे दो। हाँ, बाद क्या आपके होंगे, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन ये प्रॉफिट आपको निकालने पड़ेंगे। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का वो शेयर कैपिटल के साथ दिखाना होगा, क्योंकि वो हमारे पहले के हैं, उसकी हम कीमत चुका के आए हैं। तो वो गुडविल कैपिटल रिजर्व जब निकाल रहे होंगे ना, ये जो गुडविल कैपिटल रिजर्व हम निकाल रहे होंगे, तो ये नेटवर्थ में ऐड होएगा, वो होएगा ही ना। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, कौन सा रिजर्व्स एंड सरप्लस? प्री एक्विजिशन वाला। क्वेश्चन करेंगे तब और डिटेल में समझ में आएगा। और पोस्ट एक्विजिशन का, हाँ, वो उस पर हक हमारा है, वो हम ऐड कर लेंगे। लेकिन इन दोनों में, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, अगर माइनॉरिटी वाला इंटरेस्ट है, हम तो 80% के ही मालिक हैं, तो अगर 20% माइनॉरिटी का है तो वो माइनॉरिटी का तो चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, उसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे, उसकी बुक्स थोड़ी बना रहे हम उसका पूरा फ्लैट प्री हो या पोस्ट हो दोनों मिलाकर हम माइनॉरिटी में डाल देंगे लायबिलिटी साइड में, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होता है। फिर इसके बाद क्या था? कंसोलिडेशन की कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है हमारे। इसमें पहला होता है रीवैल्यूएशन। देखिए, कंसोलिडेट करते वक्त अगर होल्डिंग कंपनी को लगे
कि ये जो सब्सिडरी कंपनी के यहाँ असेट्स दिखाई दे रहे हैं इसकी वैल्यू ठीक नहीं है, मुझे इसको रीवैल्यू करना है, तो रीवैल्यूएशन करा जाएगा। ये रीवैल्यूएशन सब्सिडरी की बुक्स में नहीं हो रहा, सब्सिडरी की बुक्स में वो क्यों इंटरफेयर करेगा, वो तो कंसोलिडेशन करते वक्त रीवैल्यूएशन कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन कब कर रहा है वो देखना पड़ेगा। आपने जिस दिन एक्वायर किया है आप उसके बाद की डेट या उस दिन की डेट ले रहे हो या उससे पहले की डेट आपको लगता है कि नहीं इस दिन, जैसे आपने 1 अगस्त को एक्विजिशन किया, आप कहते हो नहीं इनका तो जो रीवैल्यू होना चाहिए 1 अप्रैल से होना चाहिए, तो इसका मतलब एक्विजिशन से पहले का हो गया। तो अगर डेट ऑफ एक्विजिशन तक आपने रीवैल्यू करा तो वो जो रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट है प्रॉफिट या लॉस वो प्री में जाएगा, ठीक है, वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर आपने पोस्ट एक्विजिशन बाद में करा, मतलब 1 अगस्त के बाद कभी भी करा, चाहे 2 अगस्त को ही करिया या 31 मार्च तक कभी भी करा आपने रीवैल्यू, तो फिर वो पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट बनेगा, ठीक है। रीवैल्यूएशन जब करेंगे तो वो भी ध्यान रखना है कि उसका डेप्रीसिएशन भी रिवाइज होगा। अगर आपने रीवैल्यू करके वैल्यू बढ़ाई है तो डेप्रीसिएशन भी एडिशनल लगेगा, आपने वैल्यू कम करी है तो डेप्रीसिएशन रिवर्स होगा। समझ में आई बात। डेप्रीसिएशन भी अकॉर्डिंगली, अगर आप 1 अप्रैल से कर रहे हो और 1 अगस्त को आप एक्वायर कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन जो पूरे साल का लगेगा उसमें अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का डेप्रीसिएशन प्री का हो गया और 8 महीने का डेप्रीसिएशन पोस्ट का हो गया। अगर आप 1 अगस्त को कर रहे हो इसका मतलब जो बाद में डेप्रीसिएशन आएगा सारा 1 अगस्त के बाद का वो फिर पोस्ट एक्विजिशन में चला जाएगा। आई बात समझ में। तो डिपेंड करता है भाई आपने रिवैल्यू करा कब। जनरली मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चंस में क्या होता है, जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन होती है उस दिन ही रिवैल्यू हो रहा होता है। तो क्योंकि उस दिन हो रहा होता है तो उस दिन का प्रॉफिट या लॉस वो तो प्री में चला जाता है और जो एडिशनल डेप्रीसिएशन या रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन हो रहा होता है वो पोस्ट में जाता है। ऐसा जनरली होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। ये मैंने फिर यहां पर बता रखा है। इसके बाद नेक्स्ट होता है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडरीज। अगर सब्सिडरीज से डिविडेंड मिला है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है या प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ये देखना पड़ेगा। पहले बात करते हैं एक्वायर करने के बाद का डिविडेंड है, उस पर तो हक है हमारा, हमने एक्वायर कर लिया थे शेयर्स, उसके बाद का डिविडेंड हमें मिल रहा है तो वो तो होल्डिंग कंपनी की इनकम है बिल्कुल। तो होल्डिंग कंपनी ने अकाउंट फॉर कर लिया, बहुत अच्छा करा। अभी अकाउंट फॉर नहीं करा तो अब आप करवा दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L, बैंक में पैसा आएगा और P&L इनकम बन जाएगी, ठीक है, सिंपल सी एंट्री। सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी, अगर अकाउंट फॉर कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं करा इसके लिए खर्चा है, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिविडेंड P&L जो उसका प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस कर लो, बैंक अकाउंट में कम कर लो, ठीक है। डिविडेंड टू बैंक कोई नई चीज तो है नहीं, डिविडेंड खर्चों में चला जाएगा, P&L में से जो प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा होगा ना बैलेंस शीट में उसमें से माइनस हो जाएगा और बैंक में से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, एक्वायर करने से पहले का डिविडेंड मिल रहा है, ये वही वाली बात जैसे ऊपर कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में मैंने आपको बताया था, क्या इस पे हक हो सकता है हमारा? बिल्कुल नहीं, बट फिर भी हमें डिविडेंड मिल गया तो कायदे से तो ये हमारा प्रॉफिट नहीं है। जब हम ओनर ही नहीं थे तो हमारा प्रॉफिट कहीं का ये। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 13 हमारे को कहता है कि अगर आपको एक्विजिशन से पहले का डिविडेंड मिल रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर लो। भाई आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आए, आपको 10,000 रुपए ऐसे ही पकड़ा दिए पुराने, जब आप ओनर भी नहीं थे, तो आप ये मान लो 90,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से कम करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट फॉर कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट कर दो। रॉन्गली कर दिए तो और खतरनाक चीज, अगर रॉन्गली अकाउंट फॉर कर लिया, गलत अकाउंट फॉर कर लिया फिर दिक्कत है। फिर आपको रॉन्गली कर लिया मतलब P&L में ले गए, तो P&L में ले गए तो P&L कम करो और कहाँ क्रेडिट करो उसको, इन्वेस्टमेंट पे। तो डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को कम कर दो, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी ने अकाउंट फॉर कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो डिविडेंड टू बैंक। ये क्यों एंट्री बदले, इसके लिए प्री और पोस्ट क्या, वो तो होल्डिंग कंपनी सोचे, इसके लिए तो बेचारे के लिए खर्चा है, डिविडेंड टू बैंक ही करेगा, चाहे प्री एक्विजिशन हो चाहे पोस्ट एक्विजिशन हो। आई बात समझ में, ठीक है। फिर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट करना होता है। अब देखिए अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को सेल करी थी तो वो क्या रहा होगा, देखिए दिक्कत क्या है। जैसे होल्डिंग की बुक्स, सब्सिडरी की बुक्स, होल्डिंग ने कोई सामान करा, खरीदा, परचेज करा 100 में, इसको सब्सिडरी को बेच दिया बाय सेल 150 में, मतलब सब्सिडरी ने कितने का खरीदा 150 में, बाजार में इसको बेच दिया 180 में। अब आपको कह रहे हैं कंसोलिडेट करो, करते हैं तो क्या एक ही परचेज को 2 बार लिखें?
₹250 की परचेज हो गई और 150 प्लस 180 ये कितना आ रहा है, ₹230 की सेल हो गई। एक ही प्रोडक्ट को आपने 2 बार परचेज 2 बार सेल दिखा रखी है, ये तो ज़्यादा नहीं दिखा रखी हमने, बिल्कुल गलत है। एक ही प्रोडक्ट को आप बार बार डबल काउंटिंग कर ली, तो आपको क्या करना चाहिए, जो इन्होंने परचेज और सेल करी वो माइनस हटा देंगे। तो परचेज एंड सेल हटा दो, परचेज 100 दिखेगी फिर और सेल 180, बिल्कुल सही है। 80 का ही तो प्रॉफिट है टोटल मिला के। तो यहाँ पर वही कह रहा है, रिड्यूस परचेज एंड सेल इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L। एक चीज और, अगर इसमें से कुछ प्रोडक्ट सारा नहीं बिका, कुछ पड़ा हुआ है सब्सिडरी के पास, ठीक है, सब्सिडरी के पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। अब क्लोजिंग स्टॉक उन बेचारों ने, वो तो नादान है, उन्होंने ज्यादा पे दिखा रखा है क्योंकि होल्डिंग ने ज्यादा पे बेचा था, 100 की चीज 150 में बेची थी, तो उन्होंने ज्यादा पे दिखा रखा है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम करेंगे और होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट को भी कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो चीज बिकी ही नहीं बाजार में। तो रिड्यूस द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक एंड सब्सिडरी एंड होल्डिंग प्रॉफिट्स, ये ऊपर वाला है ना, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। अपस्ट्रीम में उल्टा होगा, सब्सिडरी के प्रॉफिट में कम करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक में कम करेंगे। परचेज सेल तो वैसे ही माइनस करनी है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट करना होता है, अगर होल्डिंग कंपनी ने उसको होल्ड नहीं करा, इफ नॉट हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, अगर होल्डिंग के पास नहीं है तो इसका मतलब वो माइनॉरिटी वालों के पास है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनॉरिटी में ले जाओ। क्या मतलब भाई, अगर बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिखाई देने लग जाए तो भाई उसका क्या करें, उसका देख लो, होल्डिंग कंपनी के पास है तो होल्डिंग कंपनी के पास ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं है तो फिर आप उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लेके जाएंगे, ठीक है। होल्डिंग में है तो वो तो फिर वो माइनस करेगा ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट करते हैं भैया, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, मतलब आज नहीं तो कल देना ही है, क्यूमुलेट होगा तो ठीक है, वो सब्सिडरी के प्रॉफिट में से कम कर देंगे। नॉन क्यूमुलेटिव है तो अगर डिक्लेयर करेगी कंपनी तभी डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। समझ में आई बात। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसका ट्रीटमेंट जनरली थोड़ा सा कम आता है, बट अगर आया तो हम कर लेंगे। आइए अब हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर चलते हैं और इस तरीके से करेंगे कि सब वैरायटी कवर हो जाए। सबसे पहले हम मई 2022 का क्वेश्चन उठाते हैं। वाइट लिमिटेड एक्वायर्ड 2250 शेयर्स ऑफ ब्लैक लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर को एक्वायर कर रहा है, मतलब साल के बीच में। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज ऑन 31 मार्च, आपको ये गिवन है। अच्छा, 2200 शेयर्स एक्वायर करें, 2250। एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लैक लिमिटेड में 3 लाख रुपए के और 100 रुपए का एक शेयर है, मतलब इनके पास 3000 शेयर्स है वैसे तो। इसका मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी है, होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है ये, ठीक है। इन्होंने 2,70,000 रुपए में इसको एक्वायर किया, ये इन्वेस्टमेंट में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर ब्लैक लिमिटेड फैब्रिकेटेड अ मशीन, एक मशीन उन्होंने बनाई, विच इज सोल्ड टू वाइट लिमिटेड फॉर 39,000, द ट्रांजेक्शन बीइंग कंप्लीटेड ऑन 30 मार्च 2021। अब उन्होंने एक मशीन बनाई और उसको बेच दिया। देखिए, एक ने परचेज करा, एक ने सेल करा। परचेज नहीं, उसने मैन्युफैक्चर करा और फिर उसको सेल कर दिया दूसरे को। बट हम तो बैलेंस शीट बना रहे हैं, परचेज सेल वगैरह कहां से हटानी पड़ती है अगर कंसोलिडेटेड P&L बनता तो, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी वजह से कोई डेटर क्रेडिटर क्रिएट होएगा तो वो हम एलिमिनेट जरूर कर देंगे। हमें तो बैलेंस शीट आइटम पर ध्यान देना है फिलहाल। कैश इन ट्रांजिट फ्रॉम ब्लैक लिमिटेड टू व्हाइट लिमिटेड वॉज 6,000 ऑन 31 मार्च। कहता है ब्लैक लिमिटेड ने पैसे भिजवाए हुए व्हाइट लिमिटेड को 6,000 रुपए, लेकिन अभी वो रास्ते में है, उसको मिले नहीं। देखिए, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लैक लिमिटेड में ड्यू टू व्हाइट लिमिटेड लिखा है कि व्हाइट लिमिटेड को मुझे 30,000 रुपए देने हैं, लेकिन व्हाइट लिमिटेड ने क्या लिखा है, ब्लैक लिमिटेड से 36,000 रुपए लेने हैं, ठीक है। 36,000 रुपए लेने हैं और वो लिख रहा है 30,000 रुपए देने। क्यों? क्योंकि वो तो 6,000 रुपए भेज चुका ना, तो उसने एंट्री कर ली, बट इसको मिले नहीं इसलिए इसने एंट्री नहीं करी। बट अभी हम इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 30 और 30 तो कट जाएगा वैसे ही, और 6,000 रुपए फिर वो कैश इन ट्रांजिट में चला जाएगा। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर 2021 वर अर्नड इवनली मतलब आप मान सकते हो कि हर महीने सेम प्रॉफिट्स अर्न हुए। द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड P&L एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वर एज फॉलोज। रिजर्व्स और P&L व्हाइट लिमिटेड और ब्लैक लिमिटेड में साल के शुरू में 1 अप्रैल 2020 को इतना बैलेंस था, रिजर्व में इतना था, P&L में इतना था। हमारे को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, या तो आपके वर्किंग नोट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, ठीक
ठीक है, बीच में नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये सब निकाल कर रख लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट 1 में हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना। वर्किंग नोट 2 में हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं। चेक कर लिया करो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट होना भी चाहिए, जैसे इसमें तो है। वर्किंग नोट 3 में हम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता ही है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। और फिर हम वर्किंग नोट 4 में कंसोलिडेटेड P&L बना लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को यहां पर लिखना होता है कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 2,70,000 रुपये, 2,70,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। शेयर कैपिटल ब्लैक लिमिटेड में टोटल मिला के 3 लाख की है, जिसमें से मतलब ये 3,000 शेयर्स हैं, 2,250 इसके पास है, बाकी माइनॉरिटी के पास है। तो 2,25,000 और इसकी शेयर कैपिटल कितनी बच गई? 2250 है ना ये, तो ये 750 बच गई, मतलब 75,000 रुपये की शेयर कैपिटल माइनॉरिटी वालों की है। समझ में आई बात? अब प्री पोस्ट टोटल ध्यान से समझना, आराम से चलेंगे क्वेश्चन को समझते हुए। इसको और थोड़ा नीचे बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं P&L की। P&L साल के शुरू में कितना था? ब्लैक लिमिटेड का 10,000 का लॉस था। 1 अप्रैल को P&L 10,000 का लॉस है। ठीक है, साल के एंड में कितना बैलेंस आ गया P&L का? 90,000 का बैलेंस आ गया। 90,000 का बैलेंस कैसे आया होगा? अगर साल के स्टार्टिंग में 1,10,000 माइनस में है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए और अर्न किए होंगे, तभी तो 90,000 बचा बैलेंस। साल के शुरू में ओपनिंग है -10,000 और टोटल मिला के 90 है, इसका मतलब आपने 1 लाख और अर्न करें, जिससे कि वो नेट ऑफ होके 90 बच गया। अब देखिए दिक्कत क्या है, ये जो इन्होंने गिवन है ये 10,000 रुपये माइनस के, ये 1 अप्रैल का बैलेंस है, और ये 1 लाख रुपए अप्रैल से लेकर मार्च तक जो आपने कमाया ये वो है। बट इन्होंने कब एक्विजिशन करा है? इन्होंने करा है 1 अक्टूबर 2020 को, साल के बीच में करा है, तो आपको टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी तो ये प्रॉफिट जो है, अभी ये 1 लाख रुपए पूरे साल के हैं, हमें पूरे साल के नहीं चाहिए, हमें तो 1 अक्टूबर तक के चाहिए। 1 अक्टूबर से पहले के और 1 अक्टूबर के बाद में स्प्लिट करना है उसको। तो वो कैसे करेंगे? इस 1 लाख को आप डिवाइड कर दो, क्योंकि प्रॉफिट तो वैसे भी कह रहा है इवनली हुए हैं हमारे। इवनली मतलब बिल्कुल इक्वल हुए हैं हर बार। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम एडजस्टमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम एडजस्टमेंट। 1 लाख में कितने महीने का हटा दूं? 6 महीने का। हटाकर कहां ले जाऊं? यहां ले जाओ। 1 लाख इंटू 6/12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बैलेंस? 50,000 रुपये ऐड हो रहे हैं ना, तो ये 40,000 रुपये हो गए और ये 50,000 रुपये हो गए। आई बात समझ में? 50,000 इसमें ऐड हो गए, -10,000 में तो 40 बन गया, और 1 लाख में से 50 माइनस हुए तो 50,000 ये आ गया। ये तो हमारा P&L एडजस्ट हो गया, और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं इसमें। अब दूसरी चीज देखिए, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के लिए आप ध्यान से सुनो। देखिए, जनरल रिजर्व में हमें क्या करना होता है? साल के शुरू में जनरल रिजर्व है इनका 30,000 का, और साल के एंड में भी 30,000 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब सारा जो बैलेंस है वो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, कोई नया तो है नहीं। अगर कोई डिफरेंस होता रिजर्व में, इस साल के दौरान कोई और रिजर्व आपने जनरेट किया होता ब्लैक लिमिटेड ने, तो उसको क्या करना पड़ता? फिर स्प्लिट कर प्री वाला इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते, पोस्ट वाला जो होल्डिंग कंपनी के जनरल रिजर्व है उसमें जाकर ऐड करते। तब आपको जनरल रिजर्व का भी ना अलग से बनाना पड़ता है, ये प्री पोस्ट आप P&L में ऐसे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसका फिर अलग निकालो, होल्डिंग का कितना है, माइनॉरिटी का कितना है। लेकिन क्योंकि केवल प्री में ही है, तो प्री में तो सारी चीजें वैसे भी इन्वेस्टमेंट में से ही माइनस होनी है, कुछ पोस्ट में तो जाना नहीं, इसलिए मैंने इसको यहीं ऐड कर दिया। ठीक है,
तो ये आ गया 70,000 रुपये, ये आ रहा है 50,000 रुपये। इसमें होल्डिंग का कितना है, मतलब वाइट लिमिटेड का, तो वाइट लिमिटेड का देखने के लिए 2250 डिवाइडेड बाय 3000 शेयर इंटू 100, ठीक है, ये आ गया 75%। तो वाइट लिमिटेड का 75% हिस्सा है और माइनॉरिटी का 25% हिस्सा है। तो 70,000 का 75% है 52,500 और ये आ गया बचा हुआ 17,500, ठीक है। 50,000 का 75% 37,500 और ये बचा हुआ आ जाएगा 12,500, ये माइनॉरिटी का हो गया। मैं ये वाली बात आपको कह रहा था कि वाइट और माइनॉरिटी जैसे हमने निकाला अलग अलग, तो हम रिजर्व में फिर अलग निकालते कि 30,000 को बांटो, पहले ये 40 और 50 को बांट रहे हैं, फिर इस 30,000 को अलग बांटो। बट ऐसा ना करके हम सीधा क्या कर देते हैं, जनरल रिजर्व भी उसी में ऐड कर देते हैं, क्योंकि केवल प्री में ही है। अब देखिए कौन सी चीज कहाँ जाएगी, हम वर्किंग नोट 4 भी बना लेते हैं। कंसोलिडेटेड पी एंड एल, कंसोलिडेटेड पी एंड एल में इसका वाइट लिमिटेड का अपना पी एंड एल कितना है, 1,50,000 रुपये। वाइट लिमिटेड पी एंड एल 1,50,000 रुपये, ठीक है। कौन सी चीज कहाँ जाएगी, देखिए माइनॉरिटी के जो दोनों हैं ये तो यहाँ ऐड हो जाएंगे, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, हमें मतलब नहीं है माइनॉरिटी से, उसकी अकाउंटिंग हम नहीं कर रहे। 17,500 12,500 बस उसका हिस्सा है, हमने लिख दिया। वाइट लिमिटेड का प्री वाला पोर्शन इन्वेस्टमेंट में से माइनस होगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितना 52,500, 52,500। पोस्ट एक्विजिशन वो वाइट में जाकर ऐड हो जाएगा, क्योंकि उस पर उसका हक है 37,500, ये वाला हिस्सा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम निकालना शुरू करते हैं गुडविल, कैपिटल रिजर्व वगैरह और बाकी चीजें। इन्वेस्टमेंट 270 की दे रखी है, माइनस 2,25,000 माइनस 52,500, 7,500 माइनस में आ रहे हैं, ये तो माइनस में आ रहे हैं, तो फिर तो कैपिटल रिजर्व हुआ है ना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिए 75,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500, तो ये हो गया 105,000, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। कंसोलिडेटेड पी एंड एल 1,87,500, ठीक है। आइए अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और फिर जो भी अमाउंट दे रखा है। डेटा तो एक ही ईयर का गिवन है ना, हो जाएगा इसमें। इसके बाद यहां पर बना देंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स। पर्टिकुलर्स अमाउंट, चलिए सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। पहले क्या लिखा जाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्वेश्चन लिखे या ना लिखे आपको जरूर लिखना है, हमें तो फॉर्मेट पता है ना। शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें पहले क्या आता है, शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 में चलते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल कितनी गिवन है, वाइट लिमिटेड की देखते हैं हम, ठीक है। ब्लैक लिमिटेड की तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। हम ब्लैक लिमिटेड में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी असेट्स माइनस लाइबिलिटीज में, तो असेट और लाइबिलिटीज हम आप अपने में मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल थोड़ी मर्ज करेंगे। 6,500 शेयर्स हो गए 100 रुपए के, ठीक है। तो शेयर कैपिटल पहला नोट बनाते हैं, 6,500
इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 6,50,000। ठीक है, 6,50,000 के ये इक्विटी शेयर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। चलिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक तो कंसोलिडेटेड पी एंड एल है, कहां से चल के आया? वर्किंग नोट नंबर 4 से। कितना बैलेंस है? 187,500। एक वाइट लिमिटेड का अपना जनरल रिजर्व, वो यही वाली बात मैं आपको कह रहा था कि अगर जनरल रिजर्व उसका चेंज हो रहा होता ब्लैक लिमिटेड का, तो फिर इस वाले जनरल रिजर्व में जाकर जुड़ता ना वो, बट पोस्ट वाला होता तो सारा प्री का था, इसलिए उसी में ऐड कर दिया मैंने। इसका अपना जनरल रिजर्व कितना है? 60,000 का, तो 60,000 रुपये लिखिए, 60,000। ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया, कंसोलिडेटेड पी एंड एल। एक कैपिटल रिजर्व भी आया है। कैपिटल रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 1 में निकल के आया है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। शायद 7,500 वैल्यू थी, हाँ 7,500। ठीक है, और तो कुछ दे नहीं रखा, तो 187 प्लस 60,000 प्लस 7,500, ये आ गया 2,55,000। ठीक है, 2,55,000 का आ गया। इसके बाद हमें दिखाना होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 2 से चल के आ रही है। फिगर कितना है? 1,05,000 रुपये का। ठीक है, 1,05,000 रुपये, ये हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। अब कोई नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन है? नहीं गिवन। करंट लाइबिलिटीज गिवन है डायरेक्टली, तो करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं। फिर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में पहला क्या है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, आप चाहो तो इसका नीचे डिस्क्लोजर दे देना, अदरवाइज ब्रैकेट में ऐड करके दिखा रहा हूं मैं। 1,15 और 75, 1,15,000, 75,000। कोई एलिमिनेट तो इसमें करना नहीं था, तो 1,90,000 रुपये ट्रेड पेबल हो गए। अब ड्यू टू वाइट लिमिटेड 30,000 है, और ये ड्यू फ्रॉम ब्लैक लिमिटेड है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये खत्म पूरा कैसे होएगा? एक 30,000 है, एक 36,000 है, 6,000 का बैलेंस तो बच रहा है। हाँ, 6,000 रुपये जो है वो कैश इन ट्रांसिट है, इसको समझा दिया गया है वाइट लिमिटेड को कि भाई उसने भेज दिए हैं, आप इसको अपने कैश में जोड़ लो, तो उसको कैश इन ट्रांजिट में जोड़ लेगा। समझ में आई बात? ठीक है, और तो कुछ दे नहीं रखा, तो इसका हम लगा देते हैं टोटल। अभी लगा लेंगे, काम करते हैं। असेट्स भी लिखते हैं पहले। असेट्स, असेट्स में पहले क्या आता है? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में क्या क्या गिवन है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वर्किंग नोट नंबर 3। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। 5,80,000 और 3,51,000, 580, 3,51,000 वाइट लिमिटेड का और ब्लैक लिमिटेड का। $9,31,000, 9,31,000 ये हो गया। आया बात समझ में? आगे इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गई, इन्वेस्टमेंट ही तो ये सारी हमने पूरी डिस्क्लोज करी है। करंट असेट्स, करंट असेट्स में पहले गिवन है इन्वेंट्रीज, कितनी कितनी है इन्वेंट्रीज? 50,000 और 1,20,000, 50,000 और 1,20,000,
मतलब ये हो गया 1,70,000 रुपये की इन्वेंट्रीज। ठीक है, इन्वेंट्रीज के बाद नेक्स्ट क्या है, ड्यू फ्रॉम ब्लैक लिमिटेड तो नहीं है, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें हमने एक चेंज भी करा है, वो ट्रांजिट लेके आए हैं, तो इसका वर्किंग नोट बनाना ही बेटर है, मतलब इसका डिस्क्लोजर देना ही बेटर है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, पहले वाइट लिमिटेड का, ब्लैक लिमिटेड का, और फिर उसके बाद कैश इन ट्रांजिट। रास्ते में कितना कैश है ये तो याद है मुझे, 6,000 रुपये था। ठीक है, वाइट और ब्लैक का कितना कितना है कैश इक्विवेलेंट, 39,000, 54,000, 39,000, 54,000, तो 99,000 हो गया कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स। आइए अब हम इनके टोटल लगाते हैं, 6,50,000 प्लस 2,55,000 प्लस 1,05,000 प्लस 1,90,000, तो ये आ गया 12 लाख रुपए। और इधर 9,31,000 प्लस 1,70,000 प्लस 99,000, तो ये आ गया 12 लाख रुपए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये हमने एक क्वेश्चन कर देख लिया मई 2022 के पेपर का। और देखते हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। एच लिमिटेड अक्वायर्ड 64,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन एस लिमिटेड एज ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 को उन्होंने एक्वायर किया है। द बैलेंस शीट्स ऑफ 2 कंपनीज ऑन 31 मार्च 2020 ये आपको दे रखी है। देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल एस लिमिटेड में 8 लाख शेयर्स हैं 10-10 रुपए के, मतलब 80,000 शेयर्स हैं, और इसने एक्वायर करें 64,000, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसमें है, होली ओन्ड सब्सिडरी ये नहीं है। जनरल रिजर्व 1 अप्रैल वाला ही बैलेंस है, कितना है 960 का और 420 का। पी एंड एल 228,800 इतना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस 20,000, माइनस में ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो राइट ऑफ कर देनी चाहिए थे, बट ये ऐसे कर कैरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल ये सब दे रखा है। एक बार एडजस्टमेंट्स को रीड कर लेते हैं। P&L अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शोज अ बैलेंस ऑफ 1,20,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। ये कहता है 1 अप्रैल 2019 को P&L का बैलेंस 1,20,000 था एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 10% आउट ऑफ द सेम ऑन 1 नवंबर 2019। उसमें से 10% का डिविडेंड दिया है 1 नवंबर 2019 को फॉर द ईयर 18-19। 18-19 का मतलब पिछले साल का, इसीलिए वो कह रहा है कि उसमें से दिया है। द डिविडेंड वॉज करेक्टली अकाउंटेड फॉर बाय एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने उसको अच्छे से अकाउंट किया है, मतलब उसको तो उसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह की कॉस्ट में से कम करना था, वो सब कर चुका है, आपको कुछ नहीं करना। द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड विच स्टूड एट 6 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। ये कहता है प्लांट एंड मशीनरी जो 6 लाख रुपए की थी 1 अप्रैल को, वॉज कंसिडर्ड 5,20,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय एच लिमिटेड। एच लिमिटेड उसको 5,20,000 की मानेगा 1 अक्टूबर को, जब एक्वायर किया उस दिन। उसके हिसाब से इसकी वैल्यू 5,20 होनी चाहिए। है कितनी वो अभी नहीं पता, 1 अप्रैल की पता है मुझे तो 6 लाख, लेकिन उसकी बुक्स में कितनी है वो डेप्रीसिएशन लगा लेंगे 6 महीने का, देख लेंगे। एस लिमिटेड डेप्रीसिएशन 10% चार्ज करता है प्लांट एंड मशीनरी पे। कहता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ एच लिमिटेड की और उसकी सब्सिडरी की एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहले वर्किंग नोट्स बनाते हैं इसके। वर्किंग नोट 1 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब जिसमें हम गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। वर्किंग नोट 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। वर्किंग नोट 3 में एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। और वर्किंग नोट 4 बना लेते हैं कंसोलिडेटेड P&L का। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है लिखना शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट करी हो इसने एस लिमिटेड में, चेक करिए। इसने इन्वेस्टमेंट करी है 12,27,200 की, 12,27,200 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, शेयर कैपिटल टोटल 8 लाख की है, उसमें से 6,40,000 रुपए, ठीक है, इधर आ जाएंगे। शेयर कैपिटल 6,40,000 रुपए
बचा हुआ माइनॉरिटी वालों का हिस्सा है, तो ये हो गया 1,60,000 रुपये का। ठीक है, 1,60,000। आई बात समझ में? अब प्री पोस्ट टोटल, सबसे पहले पी एंड एल देखते हैं। पी एंड एल क्या बोला उसने? पी एंड एल वैसे एंड में 328 है, कहते साल के शुरू में 1,20,000 था, 1,20,000 का था, बट 328 क्लोजिंग बैलेंस है इसका। तो ड्यूरिंग द ईयर चेंज कितना हुआ? ये चेंज हुआ 2,08,000 रुपये का, 2,08,000 रुपये का चेंज आया इसमें। 1,20 साल के शुरू में खड़ा था, साल एंड हुआ तो 328 खड़ा है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना उसमें फ्लक्चुएशन हुआ है? 2,08,000 रुपये का लिख दिया। अब क्वेश्चन ने आपको 2-3 बातें बताई और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहा इन्होंने डिविडेंड दिया है 10% 1 नवंबर 2019 को, लेकिन बोला आउट ऑफ द सेम। आउट ऑफ द सेम मतलब ऊपर वाली लाइन कंटिन्यू हो रही है, 1/20 में से दिया। हो सकता है आप कंफ्यूज होकर 1/20 में से माइनस करने प्लस करने बैठ जाओ कि उसमें से डिविडेंड माइनस है, तो इसको ऐड बैक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ये सब हम कर क्यों रहे हैं? देखिए, ये हम इसलिए कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये पी एंड एल जो हमारे को गिवन है ये 1 अप्रैल का है और ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, मार्च तक का है, लेकिन हमने एक्वायर करा 1 अक्टूबर को, तो टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट ये जो टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ये आपके जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें होती है। अगर उसमें किसी कोई स्पेशल आपने ट्रांजैक्शन कर दी है, पहले उसका इंपैक्ट हटाना पड़ता है। ठीक है, इन्होंने डिविडेंड पे करा है ड्यूरिंग द ईयर। आपको पता है 1/20 में से डिविडेंड ये कह तो रहे हैं इन्होंने दिया, बट क्या इन्होंने 1/20 में से इसको माइनस करा है? नहीं करा। माइनस तो बीच में ही होगा ना भाई, आप समझो बात को। साल के शुरू में मेरे को पता है 1/20 का था, उसमें तो कोई आपको शक नहीं है। 1,20,000 रुपये साल के शुरू में था, वो तो क्वेश्चन ही कह रहा है। ठीक है, साल का जब एंड हुआ तो मेरे को पता है बैलेंस कितना है, बैलेंस है 3,28,000 रुपये का। तो जो इन्होंने डिविडेंड दिया, बीच में जब दिया होगा डिविडेंड, तो वो ठीक है उसमें से दिया, पुराने पैसे में से या इस बार के पैसे में से। अरे माइनस तो इसी बीच में ही होगा। 1 नवंबर को मैं जब डिविडेंड देने बैठूंगा तो माइनस तो अभी ही होगा। वो पैसे कोई से भी आप सोच के दिमाग में दे रहे हो कि ये वो वाले पैसे हैं, ये वाले पैसे हैं, बट ट्रांजेक्शन तो 1 नवंबर को ही है, तो इम्पैक्ट तो ये 2,08,000 रुपये में घुसा हुआ है उसका। ठीक है, समझ में आई ना बात? 1/20 तो बैलेंस था ही, वो थोड़ी ना अलग हुआ है बैलेंस। तो इसका मतलब हमें डिविडेंड एड बैक किस में करना पड़ेगा? इस 2,08 में करना पड़ेगा एड डिविडेंड। कितना डिविडेंड दिया इन्होंने? 10% डिविडेंड दिया, 8 लाख के शेयर से, तो 80,000 रुपये का डिविडेंड दिया होगा। एड बैक कर दो इसको। समझ में आई बात? ये 1/20 आ जाएगा, ये 2,88,000 आ जाएगा। अब हम इसमें टाइम एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, आप कहोगे एक और था ना रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन तो ये उस दिन कर रहे हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन 1 अक्टूबर को कर रहे हैं। तो पहले 1 अक्टूबर पे ले तो आए प्री को, अभी तो प्री 1 अप्रैल पे खड़ा है और पोस्ट में अप्रैल से लेकर मार्च तक का है, तो पहले उसको ले तो आए हम 1 अक्टूबर पे। वो लाने के लिए टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो 2,88,000 में 6 महीने का यहाँ से हटा दो, यहाँ डाल दो, मतलब 1,44,000 यहाँ ऐड कर दो, तो ये हो गया 2,64,000 और ये हो गया 1,44,000। समझ में आई बात? ये आ गया। अब इसके बाद हमें इसमें से डिविडेंड माइनस कर देते, क्योंकि ये कहता है डिविडेंड पिछले साल का था, तो डिविडेंड पिछले साल का था तो 80,000 रुपये हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये तो 144 रहा और ये हो गया 1,84,000। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट देखिए। 6 लाख रुपए की साल के शुरू में थी, वो 5/20 की हो गई, मतलब 5/20 की मान रहे हैं एक्विजिशन वाले दिन। ठीक है, तो पहले इसको निकाल कर देख लेते हैं। वर्किंग नोट 4 तो मैंने उसका बना ही रखा था यहाँ पर, कंसोलिडेटेड P&L का। उसके नीचे बनाते हैं वर्किंग नोट 5 रिवैल्यूएशन इम्पैक्ट। देखिए, बुक वैल्यू ऑफ
प्लांट है ना ये, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन 1 अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर को बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए कायदे से? जब 6 लाख रुपए 1 अप्रैल में को है तो 6 लाख में 6 लाख का डेप्रीसिएशन का रेट है 10% का। 6 महीने का अगर हम डेप्रीसिएशन लगा दें तो इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 5,70,000 रुपए की। ठीक है, 5,70,000 आ गई नहीं, 5,70,000 इसकी बुक्स में वैल्यू थी, लेकिन एच लिमिटेड ने कहा नहीं मैं तो इसको 5,20 की मान रहा हूं। ठीक है, रीवैल्यूड एट 5,20,000 रुपए। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का लॉस कितना हो गया? 50,000 रुपए का रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया। अब ये 50,000 का रीवैल्यूएशन की लॉस की वजह से डेप्रीसिएशन भी हिलेगा। अगर वो 5,20 की मान रहा है तो डेप्रीसिएशन भी फिर कम लगना चाहिए, डेप्रीसिएशन की सेविंग होगी हमारी। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग डेप्रीसिएशन ऑलरेडी कितना लगा होगा उस पर? डेप्रीसिएशन लगा होगा 6 लाख का 10%, पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं, 60,000 रुपए। ठीक है, डेप्रीसिएशन ड्यू टू रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? साल के 1 अक्टूबर तक तो 30,000 रुपए का लगेगा मानते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर तक तो वैल्यू 6 लाख की थी। उसके बाद वैल्यू वो कितनी मान रहा है? 5,20। तो 5,20 मान रहा है तो 5,20 के हिसाब से 52,000 का 6 मंथ्स का निकाल लो तो ये आ रहा है 26,000, 26,000। तो इसका मतलब उसके हिसाब से केवल कितना लगना चाहिए? 56,000। तो एक्सेस डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है? आपने जो लगाया हुआ है 4,000 रुपए का, तो ये 4,000 रुपए का डेप्रीसिएशन रिवर्स करना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, हमने वैल्यू को कम कर दिया 50,000 रुपए से, तो डेप्रीसिएशन बचेगा ना। पहले डेप्रीसिएशन 60,000 रुपए लग रहा था, अब साल 1 अक्टूबर तक तो ठीक है 30,000 लगेगा। 1 अक्टूबर के बाद वैल्यू 5,20 हो गई तो 5,20 पर लगाएंगे हम 6 महीने का, वो 26,000 हो रहा है, 56,000। तो ये 4,000 रुपए का आगे एक्सेस डेप्रीसिएशन। कैसे इंपैक्ट डालेंगे इसका? माइनस रीवैल्यूएशन लॉस 50,000 रुपए हम यहां पर माइनस कर देंगे, और प्लस डेप्रीसिएशन जो एक्सेस डेप्रीसिएशन लगाया था कितने का? 6,000 रुपए का, वो हम 4,000 रुपए का, सॉरी 4,000 रुपए का वो हम यहां पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1,48,000 और ये 1,34,000। ठीक है, देखिए अब इसमें एक चीज और है, जनरल रिजर्व अभी पिछले क्वेश्चन में बड़ा डिटेल में बताया है। 1 अप्रैल को जनरल रिजर्व खड़ा है 4,20,000 का, और वही खड़ा रहा 4,20 का ही, तो इसको तो इसी में ही ले सकते हैं, P&L में, अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। 4,20 में 20,000 रुपए का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है, उसको राइट ऑफ कर दो, तो 4,20 माइनस 20 तो 4 लाख रुपए हो गया। ठीक है, जनरल रिजर्व, ठीक है, 4,20 माइनस 20,000 प्रिलिमिनरी वाले, तो 4 लाख का आ गया, पूरा ओपनिंग में डाल दो। ठीक है, ये आ गया 5,34,000 रुपए, और ये आ गया 1,48,000 रुपीज। अब आप दोनों को दे दो, दोनों मतलब एक तो एच लिमिटेड को, एच लिमिटेड का कितना शेयर है? कहता है ये 64,000 शेयर्स एक्वायर करे थे आउट ऑफ 80,000, 64,000 एक्वायर किए थे आउट ऑफ 80,000 इंटू 100, तो ये हो गया 80%। ठीक है, ये 80% का मालिक हो गया, और माइनॉरिटी वाले 20% के हो गए। तो 5,34,000 इंटू 80%, 4,27,200, 106,800, 1,48,000 का 80%, ये हो गया 118,400, और ये हो गया 296,000, 29,600। आई बात समझ में आपको? ये अब किसका ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं वो देखिए। 4,27,200 ये यहाँ ले जाते हैं, 4,27,200
ये आ गया प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट। माइनॉरिटी वालों का भी लिख के खत्म करते हैं, प्री और पोस्ट दोनों। प्री कितना है 106,800, पोस्ट कितना है 29,600, ठीक है। और ये इसमें ऐड कर देंगे हम। पहले एच लिमिटेड का कितना है वो देखते हैं। एच लिमिटेड का अपना P&L कितना है 2,28,800, 2,28,800 प्लस, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन कितना आया है, पोस्ट एक्विजिशन आया 1,18,400 का, ठीक है। करें अब सबका ट्रीटमेंट। 12,27,200 माइनस 6,40,000 माइनस 4,27,200, तो ये आ गया 1,60,000 रुपये की गुडविल, ठीक है। गुडविल निकल कर आ गई कितने की 1,60,000 रुपये की। माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिए जल्दी सी, 1,60,000 प्लस 106,800 प्लस 29,600, तो ये आ गया 2,96,400 और 2,28,800 प्लस 1,18,400, तो ये आ गया 3,47,200 का। आइए अब बैलेंस शीट बनाते हैं और इन सब चीजों को पुट करते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें पहले आता है शेयर होल्डर फंड्स और उसमें भी सबसे पहले शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। आइए इसका नोट बनाते हैं, एक पेज और रख लें क्या। याद कर देते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट हम बना रहे हैं किसका, शेयर कैपिटल का। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो एच लिमिटेड केवल अपनी ही लिखेगा, है ना, इतनी बार कर लिया अब आपने। कितने शेयर्स हैं 20 लाख रुपए के हैं, 10-10 रुपए का एक, ठीक है। तो 20 लाख मतलब 10-10 रुपए का एक था ना, हाँ, तो ये हो गया 2 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20 लाख रुपए, ठीक है। तो 20 लाख रुपए यहां पर लेकर चलते हैं, 20 लाख। नेक्स्ट होता है क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 होता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, सबसे पहले देखिए कंसोलिडेटेड P&L। कंसोलिडेटेड P&L आपने वर्किंग नोट नंबर 4 में लिखा है, वो लिख दीजिए। अमाउंट 347,200, 347,200। जनरल रिजर्व कितना है, इस बार कैपिटल रिजर्व नहीं है, इस बार गुडविल है, वो ध्यान रखना आप। तो जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व इसका अपना है 9,60,000 रुपये, उसका तो खत्म हो गया, 9,60,000 रुपये, 9,60,000, सॉरी यहाँ नहीं, 9,60,000 रुपये। और तो कोई इसका तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह कुछ था नहीं, ठीक है। तो बस इसको टोटल लगा लेते हैं, ठीक है। 347,200 प्लस 9,60,000, यह आ गया 13,07,200,
13,07,200 ये रिजर्व से सरप्लस आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है वो हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाला था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 296,400, ठीक है, 2,96,400। नॉन करंट लाइबिलिटी तो गिवन नहीं है, करंट लाइबिलिटीज पर चलते हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या क्या है ये सब गिवन है। बैंक ओडी 3 लाख है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट टोटल ही कितना है 3 लाख रुपए का, ठीक है। फिर इसके बाद बिल्स पेबल गिवन है, फिर ट्रेड पेबल्स गिवन है। बिल्स पेबल हैं 52,000 के, बिल्स पेबल हैं 52,000 के। ट्रेड पेबल दोनों के गिवन है अलग अलग। ट्रेड पेबल गिवन है 166,400 और 80,000, 166,400 और 80,000 रुपए। 166,400 प्लस 80,000 ये हो गया 246,400। 246,400 ये हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा। अभी कर लेते हैं असेट्स में पहले नॉन करंट असेट्स हेडिंग लिख लो। नॉन करंट असेट्स में क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको तो बड़ा ध्यान से करना, क्यों, क्योंकि रीवैल्यूएशन हुआ है ना, तो नोट नंबर 3 बनाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पहले तो गिवन है हमें क्या, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो साफ सुथरा है ही। लैंड एंड बिल्डिंग 720 और 760, 7,20,000 रुपए और 7,60,000 रुपए, मतलब 14,80,000 है ना, 14,80,000। प्लांट एंड मशीन, अब इसकी एच लिमिटेड वालों की कितनी है, प्लांट एंड मशीन एच लिमिटेड की है 9,60,000 रुपए की। एच लिमिटेड की 9,60,000 रुपए की है। एस लिमिटेड की वैसे कितनी गिवन है, एस लिमिटेड की गिवन तो है 5,40,000 रुपए, 5,40,000 रुपए एस पर बुक्स, 5,40,000 रुपए। लेकिन एक रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है और डेप्रिसिएशन एक्सेस था। रिवैल्यूएशन का लॉस 50,000 रुपए था और डेप्रिसिएशन 4,000 रुपए हमने एड बैक करा है ना। तो 5,40,000 माइनस 5,40,000 माइनस 50,000 प्लस 4,000, तो ये आ गया 4,94,000, 4,94,000। आइए इसका टोटल लगाते हैं, 494 प्लस 9,60,000 प्लस 14,80,000, टोटल आ गया 2934,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक चीज का ध्यान रखना, जो भूलने के चांस रहते हैं, इंटेंजिबल असेट। इस बार गुडविल आई है, कहां आई है, वर्किंग नोट नंबर 1 में जाकर चेक करो। वर्किंग नोट 1 में 1,60,000 रुपए की गुडविल निकल के आई ना, 1,60,000 रुपए की गुडविल आ गई, ठीक है। अब और कुछ तो गिवन नहीं है, तो करंट असेट्स की बात कर लेते हैं। करंट असेट्स, ठीक है। अब करंट असेट्स में एक काम करता हूं, इनको ऐड कर कर यहीं कर लूं, ठीक है, फिर जल्दी हो जाएगा, वीडियो लंबी नहीं होगी आप लोगों के लिए। 4,56,000 प्लस 1,68,000, यह आ गया 6,24,000 रुपए। ट्रेड रिसीवेबल 1,76,000 प्लस 1,60,000, यह आ गया 3,36,000। ये तो आ रहा है 59,200 प्लस 56,800 प्लस 32,000, 88,800 है ना। ये चारों लिख देते हैं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल और कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो 88,800 था, बिल रिसीवेबल शायद 59,200 था, 624 और 336, 624 336। आइए शुरू करते हैं अब इनकी टोटलिंग करना। 20 लाख प्लस 1307,200 प्लस 296,400 प्लस 3 लाख प्लस 52,000 प्लस 246,400, ये आ गया 4202,123, 42,02,000। 2934,000 प्लस 1,60,000 प्लस 624 प्लस 3,36,000 प्लस 59,200 प्लस 88,800, 4202,000 मैच कर रहा है। आई बात समझ में? ये थी हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पास्ट ईयर का। देखिए इससे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको मालूम होगा कि जब भी हम लोग कंसोलिडेशन करते हैं तो हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी को यूनिफॉर्म करना होता है। ठीक है, जो भी होल्डिंग कंपनी पॉलिसीज फॉलो कर रही है उसके अकॉर्डिंगली सब्सिडरी कंपनी की बुक्स को वो एडजस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होल्डिंग कंपनी फीफो से करती है लेकिन सब्सिडरी लीफो से करती है तो उसको कन्वर्ट कर जो भी इंपैक्ट आएगा वो कंसोलिडेशन में लेना पड़ेगा। केवल कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए हो रहा है ये नहीं कह रहे कि सब्सिडरी की जो बुक्स है उसमें चेंज कर रहे हैं, नहीं, वो अपना जैसे मर्जी फॉलो करते रहे। दिस इज ओनली डन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी एमएनटी लिमिटेड। ये आपको एमएनटी लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है 17-18 की और 18-19 की। ठीक है, ये हमारे को बैलेंस शीट गिवन है। अदर इंफॉर्मेशन कहता है एमएनटी इज अ सब्सिडरी ऑफ एलटीसी लिमिटेड। एमएनटी क्या है? एलटीसी लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, एलटीसी लिमिटेड वैल्यूज इन्वेंट्री ऑन फीफो बेसिस व्हाइल एमएनटी यूज्ड लीफो बेसिस। एलटीसी तो फीफो पे करती है होल्डिंग कंपनी, लेकिन एमएनटी किस पे करती है? लीफो पे। To bring M&T's inventories values in line with those of LTC, its value of inventory is required to be reduced by 5,000 at the end of 17-18। कह रहे 17-18 में आप 5,000 रुपए की इन्वेंट्री कम कर दो और इंक्रीज बाय 12,000 एट द एंड ऑफ 18-19, और जो 18-19 की है उसमें इन्वेंट्री को 12,000 रुपए बढ़ा दो तो उसके लाइन में आ जाएगी, मतलब वो भी फिर फीफो पर पहुंच जाएगी। लेकिन इन्वेंट्री ऑफ 17-18 हैज बीन सोल्ड आउट इन 18-19। कह रहे 17-18 की जो इन्वेंट्री है वो 18-19 में आके बिक गई थी, तो ठीक है, मतलब उसका इंपैक्ट जो 17-18 का इंपैक्ट है वो 18-19 में नहीं जाएगा। एमएनटी लिमिटेड डिडक्ट्स 2% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एज अ जनरल प्रोविजन फॉर अगेंस्ट डाउटफुल डेट। कह रहे एमएनटी मतलब सब्सिडरी कंपनी 2% डिडक्शन भी करती है ट्रेड रिसीवेबल में से एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेकिन वो क्या करता है ये जो एलटीसी लिमिटेड है? नहीं बताया। इट मींस एलटीसी लिमिटेड ऐसा कुछ नहीं करता, यही मानना पड़ेगा ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन एमएनटी लिमिटेड, ये जो कह रहे हैं एमएनटी लिमिटेड में प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इंक्लूड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर कैरिड फॉरवर्ड ऑफ 25,000 इन 17-18 एंड 12,500 इन 18-19। ये कहता है इसमें कुछ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर है जिसको धीरे धीरे करके ये लोग राइट ऑफ कर रहे हैं। उसमें 25,000 रुपए तो आपको 17-18 में दिखाई देंगे और 12,500 आपको 18-19 में दिखाई देंगे। बीइंग पार्ट ऑफ इनिशियल सेल प्रमोशन एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा हुआ था 37,500 का, उसको कंपनी ने एक पॉलिसी अपना रखी, उसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करना, तो धीरे करके राइट ऑफ कर रहे हैं, इसलिए 25,000 17-18 में पड़ा था, थोड़ा और राइट ऑफ हो गया तो 12,500 18-19 में पड़ा है, which is being written off in 3 years। ठीक है, सिमिलर नेचर ऑफ सेल प्रमोशन एक्सपेंडिचर ऑफ एलटीसी लिमिटेड हैज बीन फुल्ली रिटर्न ऑफ। लेकिन इनकी पॉलिसी क्या है होल्डिंग वालों की, ये पूरा राइट ऑफ कर देते हैं जिस साल में ऐसा खर्चा कोई होता है एडवर्टीजमेंट का, तो इसका मतलब हमें भी पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा। रीस्टेट द बैलेंस शीट ऑफ एमएनटी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 19। केवल आपको 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट रीस्टेट करनी है आफ्टर कंसिडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। Such restatement is necessary to make the accounting policies adopted by LTC and M&T's Limited uniform।
जिससे कि दोनों की पॉलिसीज यूनिफॉर्म हो जाए। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन क्या होता है हम इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हम इग्नोर करते हैं कि इतना सिंपल नहीं आएगा, और पेपर में 10-10, 15-15 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जनरली लोग इग्नोर करके चलते हैं। आइए इसको करना शुरू करते हैं। हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनानी, केवल आपको रीस्टेटेड बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट ऑफ किसकी? M&T लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 रीस्टेटेड। ठीक है, रीस्टेट कर तो रीस्टेटेड बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। इकतीस मार्च 19 मतलब आपको 18-19 की फिगर्स डालनी है केवल। ठीक है, आई थिंक दैट विल डू। आइए नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स जरूर बनाया करो जब भी बैलेंस शीट बनानी हो, थोड़े बहुत तो लिख ही दिया करो, सारे नहीं भी तो। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहले आपको पता है क्या लिखा जाता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स। उसमें क्या आता है? शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल का नोट जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड ये सब चीजें रहती हैं, और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कई बार दो होते हैं। आइए हम 18-19 की बात कर रहे हैं तो हम इस पे ही फोकस करेंगे, ठीक है, इन पे फोकस हम नहीं करेंगे। 7500 इक्विटी शेयर्स है 100 रुपए के, तो 7.5 लाख रुपए के। ठीक है, 7500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कितने के हो गए ये? 7,50,000। इसको आइए पुट करते हैं। इसमें तो कोई चेंज नहीं बोला था ना क्वेश्चन ने, नहीं। नेक्स्ट क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इनके यहाँ 2 रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2 में लिखेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में रेवेन्यू रिजर्व। देखिए रेवेन्यू रिजर्व, अभी आपने देखा कि हमें क्वेश्चन ने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने को बोला है। इन्वेंट्री की वैल्यू को चेंज करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटाना है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर को आपको राइट ऑफ करना है। इन सबका इंपैक्ट अल्टीमेटली जाएगा कहां पर? प्रॉफिट पर। प्रॉफिट मतलब अब P&L तो अलग से गिवन नहीं है, रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, इसका मतलब उसी पे जाएगा, फ्री रिजर्व्स में। समझ में आई बात? तो ये सारा इंपैक्ट जो इसमें जाएगा, हम एक काम करते हैं, इसके लिए वर्किंग नोट बना लेंगे। अभी इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी इसको चेंज कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 2,07,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 2,07,000 रुपए। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू लिख लेंगे हम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद और क्या गिवन है? कोई नॉन करंट लाइबिलिटी? नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी तो नहीं गिवन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा फिर? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या गिवन है आइए चेक करते हैं। आपको गिवन है ट्रेड पेबल, बैंक कोडी और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटी में आपको अगर फॉर्मेट याद हो तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आता था। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आपको क्या गिवन है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में हमें बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है ना। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमें बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, तो वो लिख देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है 1,70,000 रुपीज की। 1,70,000 ये हो गया। इसके बाद क्या आता है?
ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल कितने गिवन है? ट्रेड पेबल आपको गिवन है 2,46,000, 2,46,000। और इसके बाद गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ब्रैकेट में लिख देते हैं चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स, आप चाहे तो नीचे लिख देना नोट बना के। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 4,30,000। क्लियर हुआ ये? इसके बाद अब इसका टोटल नहीं लगा सकते, आपको वो रेवेन्यू रिजर्व निकालने ना। असेट्स में पहला क्या है? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट में क्या गिवन है आपको? फिक्स्ड असेट्स, मतलब वही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फोर्थ नोट नंबर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बताया तो है नहीं ये कौन सा है, लेकिन फिक्स्ड असेट करके ही लिखा है बस इन्होंने। तो फिक्स्ड असेट्स कितने के? 9,20,000, 282,500, 9,20,000, 282,500 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इनका नेट कितना आया? 9,20,000, 282,500, यह आ गया 6,37,500। ठीक है, 6,37,500 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 5,30,000 रुपए की, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई 5,30,000 रुपए की। करंट एसेट्स लिखते हैं। करंट एसेट्स की वो याद है आपको? CITCSO, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स, ऐसे याद करवाया था मैंने। चलिए, तो इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री में आपको चेंजेस करने हैं कुछ, है ना। तो इन्वेंट्री का नोट नंबर 5 बना लेते हैं। इन्वेंट्री कितना दे रखा है इन्वेंट्री हमें? इन्वेंट्री गिवन है 6,90,000 रुपए, 6,90,000। अब क्या कहता है, करना क्या है आपको? इंक्रीज करना इसको 12,000 से एट द एंड ऑफ 18-19, 17-18 का भूल जाओ, आप 18-19 का बना रहे हो, 12,000 से इंक्रीज करना है ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, मतलब चेंज इन मेथड क्या है? मतलब उसको लेकर आ रहे हैं हम जो होल्डिंग कंपनी है उसके मेथड पर। ठीक है, एड इंपैक्ट ऑफ फीफो मेथड, फीफो मेथड फॉलो करने की वजह से 12,000 का इंपैक्ट पड़ा, तो ये 7,02,000 रुपए हो गया। ठीक है ना, तो 7,02,000 इन्वेंट्री तो हो गया। अब इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 3,43,000, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में कर क्या रखा है इन्होंने? 3,43,000 है, इसमें ना ये लोग 2% माइनस करके लिखते हैं, तो जो भी वैल्यू होगी उसके 2% माइनस किया होगा, तो ये अपने आप में 98 होगा। बट ऐसा कुछ होल्डिंग कंपनी तो करती नहीं, तो 3,43,000 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, तो उस पर ले आएंगे हम इसको 3,50,000 पर। समझ में आई बात? ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू हमने यूनिफॉर्म कर दी। ट्रेड रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और फिर है कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक में कोई चेंज है क्या? नहीं, बैंक में तो कोई चेंज नहीं है, 42,500 है बैंक का बैलेंस, 42,500। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिखाते हैं ना,
प्रीपेड एक्सपेंसेस को शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस। 6th नोट पर चलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं हमें? प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 65,000। कहाँ गया? 65,000। अब लेस सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, वो कहते हैं नहीं हम ऐसे नहीं लेके जाते, अब जितना बचा है उसको अभी से राइट ऑफ कर दो। ठीक है, वो धीरे धीरे करके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं नहीं हम नहीं चलाएंगे, हम इसको एक बार में राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, एलटीसी वाले तो ठीक है, इसको अब बचा कितना है? 12,500 बचा था 18-19 में। ठीक है, 17-18 में बचा था 25,000 रुपए, बट वो तो राइट ऑफ हो गया बचा हुआ, तो 12,500 बचा है 18-19 में, जो बैलेंस शीट में लिख रखा है इसको भी राइट ऑफ कर दो, नहीं लेके जाते ये लोग आगे इसको, तो 12,500 को राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, 65,000 में 12,500 राइट ऑफ कर दिया, वैल्यू बची 52,500 की, 52,500, 52,500 ये इधर आ जाएगा। आई बात समझ में आपको ये? अब वर्किंग नोट बनाना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? रेवेन्यू रिजर्व का। रेवेन्यू रिजर्व गिवन कितना है? रेवेन्यू रिजर्व 5,05,000 रुपए का, 5,05,000 रुपए का इनका रेवेन्यू रिजर्व है। ठीक है जी, अब 2-3 इंपैक्ट पड़े। क्या पड़ा? इन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटा दिया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटाया, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। पहले प्रोविजन बनाते थे, अब नहीं बनाना। एड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, नो मोर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये नहीं करना। तो कितना? देखिए 3,43,000 जो है ये अपने आप में 98 है। कितना हटाया हमने? 2। 3,43,000 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 2, तो 7,000 रुपए का हमने प्रोविजन एड बैक कर दिया। और हमने एक सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस और एक इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ाई है। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज पर फीफो, फीफो के हिसाब से वैल्यूएशन करी तो 12,000 रुपए ये बढ़ गए। ठीक है, लेस सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस इमीडिएटली रिटर्न ऑफ, इसको इमीडिएटली हमने राइट ऑफ कर दिया। कितना? 12,500। अब देख लीजिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है 5,115,000। 5,115,000 कहाँ गया? ये रहा 5,115,000। इसमें 2,07,000 रुपए और ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया 7,18,500, 7,18,500। तो 7,18,500 रुपए का ये आ गया। आइए बैलेंस शीट को टोटलिंग शुरू करते हैं। 7.5 लाख प्लस 7,18,500 प्लस 1,70,000 प्लस 246 प्लस 4,30,000, तो ये आ गया 23,14,500। ठीक है, 6,37,500 प्लस 5,30,000 प्लस 702 3.5 लाख प्लस 42,500 है ना, प्लस 52,500, ये आ गया 23,14,500। ये हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए अब एक क्वेश्चन ये जुलाई 21 के पेपर में 15 नंबर का आ गया था, कंसोलिडेटेड पी&एल बनाने का। जनरली कंसोलिडेटेड पी&एल को इजी ही माना जाता है, बट मैं आपको कहूंगा टेलीग्राम पे तो मैं डाल ही दूंगा ये पूरा पीडीएफ, आप प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाना।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। P&L का है, मैंने साथ में आंसर भी रख दिया इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर है। कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप कहोगे मैं खुद सॉल्व कर कर इसको भी दिखा दूंगा, बट क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं केवल इसका आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक दो चीजें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ इसकी। जैसे ये कहता है इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड, इन्होंने एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में, ठीक है, एक्स लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने जो इन्वेस्टमेंट करी है वाई लिमिटेड में 1 जुलाई 2020 को करी है, साल के बीच में करी है, तो प्री और पोस्ट निकालना होता है। कंसिस्टेड ऑफ 80% इक्विटी शेयर कैपिटल और 50% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 50% हिस्सा भी लिया है, ठीक है। बाकी 50% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका मतलब किसकी हो गई, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों की हो गई। बट आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट की पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत ही क्या है, आपको गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने की जरूरत ही क्या है, आपको तो कंसोलिडेटेड P&L बनाना है, केवल P&L के आइटम्स फॉर्मेट याद करो, सब प्लस करते जाओ बस। लेकिन अगर कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है उसको इम्पैक्ट आपको हटाना पड़ेगा। जैसे यहां पर क्या कहा, आफ्टर एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड सप्लाइड टू वाई लिमिटेड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, द टोटल इनवॉइस वैल्यू ऑफ सच गुड्स बीइंग 1,20,000 रुपए, 1/4 ऑफ सच गुड्स वर स्टिल लाइंग इन इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अभी भी उसका 1/4 हिस्सा बच रहा है, तो 1,20,000 रुपए के गुड्स बेचे थे, उसका 1/4 हिस्सा बच रहा है, मतलब 30,000 के गुड्स अभी भी वाई लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में दिखाई दे रहे हैं। बट ये इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट छुपा हुआ है, उसका इंपैक्ट आपको हटाना पड़ेगा, उतने से प्रॉफिट रिड्यूस करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, इनटू मतलब 30,000 इनटू कॉस्ट में 25% ऐड करते हैं, तो ये अपने आप में 125 है, इनटू 25 कर दो, तो ये 6,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट है। ये स्टॉक रिजर्व है, इसको माइनस करना पड़ेगा जब आप बनाओगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है दोनों में, एक्स लिमिटेड में 10% और वाई लिमिटेड की फिक्स्ड एसेट्स में 15% का। ठीक है, कंसोलिडेटेड P&L बन जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन जितनी भी है इसका इंपैक्ट आप दिखाते जाओगे, लेकिन फॉर्मेट हमारा शेड्यूल 3 के हिसाब से जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो करना है। कोई दिक्कत आए आप मुझसे पूछ सकते हो, बट प्लीज इसको बिना सॉल्व करे मत रहना, केवल देखना मत करना, क्योंकि बैलेंस शीट के क्वेश्चन तो लोग कर करके देख लेते हैं, P&L के नहीं देखते। एक P&L का जरूर करके देखना, 15 मार्क्स का आया था, आप नहीं करके देखेंगे तो ये निकलेगा नहीं फिर ये। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।